हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर चलिए फ्रेंड्स, आज की हम सीरीज़ पर चलेंगे। तो कल हमने आपका हाई कोर्ट कंप्लीट कर लिया था। हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कल की वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी को हम कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ होने वाली है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है या प्रेरित है। तो जो हमारे संघीय शासन प्रणाली है वो आपकी कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक है, या कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक, आगे है कि किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। तो वह कौन सी सूची है? तो जो आपकी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर आपकी केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक है, आगे आता है आपका कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो जो केंद्र राज्य संबंध है वो आपकी 7वीं अनुसूची में है। चल रहेगा कि केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था। जो आपकी राजमन्नार समिति का जो गठन हुआ था वो आपकी तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। और कब? तो 1971 में। ठीक है, आगे इससे संबंधित कुछ आपके संशोधन है, संघ सूची से संबंधित जो संशोधन है वो दिए गए हैं। तो जो आपका छठा संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, छठा संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? प्रविष्टि संख्या 92 जोड़ी गई थी, जिसका विषय क्या था कि उसका विषय जो आपका था वो था कि समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रम या विक्रय पर कर। ठीक है, ये इसका आपका विषय रहा था 92 का और ये आपका जो था ये आपका छठवें संविधान संशोधन के तहत ये आपका 92 वाला जो था वो जोड़ा गया था। ठीक है, आगे है आपका सातवें संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 33, जो 33 था उसका लोप कर दिया गया या फिर उसे मिटा दिया गया था। साथ ही उसका जो विषय था 33 का वो था कि केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना। आप सभी को पता ही होगा कि संपत्ति का जो अधिकार था पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब उसे हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो ये उसका विषय था, ये लोप कर दिया गया है। आगे है आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और जो प्रविष्टि 2 थी का जोड़ी गई थी, 2 का आपकी जोड़ दी गई थी, जिसका विषय था कि राज्य में केंद्र सशस्त्र बलों की नियुक्ति से। किससे जोड़ दिया गया था? राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से। ठीक है, आगे है आपका 46वें संविधान संशोधन। तो 46वें संविधान संशोधन जो कि है आपका 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई थी, जिसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से था। किससे था? माल पारेषण पर कर से था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 गा जोड़ी गई थी। तो जो आपकी 92 गा थी वो उसका जो संबंध था वो आपकी सेवा कर से था। किससे था? सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स से था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया था। तो जो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन था वो आपका संसदीय कानून के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संसदीय कानून के द्वारा। ठीक है, आगे है आपका कि अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है उसका जो उपबंध है वो आपका अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 263। ठीक है, आगे है कि रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है। तो जो रेडियो और जो दूरदर्शन के जो विज्ञापन होते हैं उन पे जो कर होता है वो आपकी राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चनों का कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो कि राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। जो अनुच्छेद आपका 249 है वो राज्य के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी सीरीज में कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ था वो आपका अनुच्छेद 245 और तथा 246 के अंतर्गत किया गया था। किसके 245 तथा 246 के अंतर्गत किया गया था। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा इसी में, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो ऐसा कौन सा कर है जो कि आपकी संघ राज्यों के ओर बांटा जाता है और लगाया भी जाता है। तो वो है आपका कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। जो कृषि आय होती है अगर उस पर अतिरिक्त आय होती है तो उस पर कर लगाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो सरकारिया आयोग का जो गठन था वो आपका मार्च 1983 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको ये जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब ये है आपका कि संघीय कर और संघ सूची और प्रविष्ट। तो जो संघीय कर कौन कौन से होते हैं, साथ ही संघीय सूची, और फिर है आपका प्रविष्ट जो कि 82 से 92 ए तक आपका दिया गया है, जिसमें आपका आयकर है। आयकर जैसे कृषि आय को छोड़कर जो कर लिया जाता है वो हो गया। सीमा शुल्क होता है, निर्यात शुल्क सहित होता है। साथ ही तंबाकू और अन्य वस्तुओं उत्पाद शुल्क जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं, अफीम होता है, गांजा होता है, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। ठीक है, फिर आपका इसी में आता है निगम कर आता है, और फिर है कि व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर जो कि कृषि भूमि को छोड़कर बाकी की सभी पूंजियों पर कर लगाया जाता है। फिर है कि संपदा शुल्क, तो जो कृषि भूमि होती है उसे छोड़कर जो बाकी की जो भी आपकी संपदा होगी उस पर कुछ आपका कर लगाया जाएगा। फिर है कि संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, जो संपत्ति पर जो उत्तराधिकार होता है उस पर भी आपका शुल्क लगता है। आगे है कि रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर भी कर लगता है। अब इसको हम अगर इनडायरेक्टली आपको बताएं तो आपको पता होगा जब हम एक ही राज्य में जैसे थोड़ी सी दूरी से जब दूसरी दूरी हम तय करते हैं तो बीच में जो हमारे टोल पड़ते हैं उन टोलों पर हम जब जो कर देते हैं यानी कि टोल टैक्स देते हैं, जब उस देने के बाद ही हम उसे क्रॉस कर पाते हैं। टोल टैक्स नहीं देंगे तो वो हमें आगे नहीं निकलने देगा। ठीक वैसा ही ये है कि जो हमारा टोल टैक्स लगता है वो हमारे सब कुछ को मैनेज करके लगता है, कौन सी गाड़ी है, कितना उसमें वजन है, क्या है, उसी के हिसाब से। फिर जैसे ही हम रेल में या समुद्र में या वायु मार्ग में हम किसी भी वस्तुओं या यात्रियों को जो इधर से उधर हम उनका भेजते हैं तो उनका पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा कर होता है, तो वो आपका सीमा कर होता है। ठीक है, आगे है कि स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के सम व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर लगता है। ठीक है, फिर आपका स्टाम्प शुल्क भी लगता है। आगे है कि समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर भी क्रय लगता है। ठीक है, आगे हम इसी में बढ़ेंगे तो इसमें है कि समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगता है जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होता है। फिर है कि माल के पारेषण पर कर लगता है जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होता है, और सेवा कर भी आपका लगता है। फिर इसी में आगे है आपका कि केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। जो हमारी केंद्र सरकार है, अगर कोई जल विवाद है तो उसके समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे देखेंगे कि जो राज्य कर है जो कि राज्य सूची प्रविष्ट से संबंधित आपके दिया गया है पूरा। फिर इधर आपका आयोग एवं समिति से संबंधित है जो कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको हमारे इसकी पूरी पीडीएफ आपकी वहाँ पहुँचा दी गई है। ठीक है, तो अब जो आपका है इसमें कि राज्य कर राज्य सूची प्रविष्ट जो कि 45 से लेके 63 तक है। ठीक है, जिसमें पहला है आपका कि भू राजस्व या लगान, या फिर दूसरा है कि कृषि आय पर कर देना, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर देना, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क देना, भूमि और भवनों पर कर देना, खनिज अधिकारों पर कर देना,
साथ ही जो आपके अफीम और ये जो औषधि मादक पदार्थ होते हैं उन पर भी आपका कर लगता है। स्थानीय उपयोग या विक्रय के लिए वस्तु के प्रवेश पर भी टैक्स लगता है, आपका एंट्री टैक्स जिसे हम बोलते हैं। आगे है 9वां आपका कि विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर भी कर लगता है। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर भी कर लगता है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर भी कर लगता है। आगे है कि सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर भी कर लगता है। ठीक है, फिर है कि सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर लगता है, जैसे सड़कों पर आप कौन कौन सी गाड़ियाँ चला रहे हो उन पर भी कर लगता है। फिर है कि आपके जीव जंतु और नौकाओं पर भी कर लगता है। पथ कर यानी कि मार्ग कर भी आपका लगता है। व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर लगता है। प्रति व्यक्ति कर हो गया आपका। इसी में आगे है कि विलासिताओं जैसे कि मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना पर भी आपके कर लगाए जाते हैं। स्टाम्प शुल्क भी आपका लगता है। फिर है कि उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु उनमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो जो आपका अनुच्छेद 265 है, अनुच्छेद 265, उसके तहत कहा गया है कि जो विधि के प्राधिकरण के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है और नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, आगे है आपका कि सहकारिता आयोग का गठन जो है वो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। जो सहकारिता आयोग था उसका जो गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो संघ है तथा राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। ठीक है, आगे है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वो आपका 18 मई 1990 में किया गया था। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपके ये कुछ आयोग एवं समितियां दी गई हैं जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया जाता है, जो कि निम्नवत है। आप इसमें देख सकते हैं कि राजमन्नार समिति जो है जिसका गठन आपका 1968 में हुआ था, और किसने, तो ये आपकी DPV मन्नार ने किया था, जो कि इसके संस्थापक रहे होंगे। आगे है सहकारिता आयोग का गठन। तो सहकारिता आयोग का जो गठन है वो आपका 1983 में हुआ था, और इसके कौन थे, तो ये आपके रणजीत सिंह सहकारिता थे। ठीक है, फिर है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये मोरारजी देसाई जी ने किया था, और साथ ही इसकी कब हुई थी इसका गठन, तो 1996 में हुआ था। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते चलिएगा। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी करते चलिएगा। आगे है कि शीतल वार्ड समिति 1996 में, तो वो किसने इसकी स्थापना की थी, तो M शीतल वार्ड ने की थी। ठीक है, फिर है पूछी आयोग जो कि 2002-2007 में जो कि मदन मोहन पुंछी ने की थी। इसी के साथ आगे रहेगा आपका, आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो जो म्यूनिसिपल संबंध है वो आपका वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। किसके, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में उसे म्यूनिसिपल कहा गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी सीरीज में। तो इसमें है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है। तो जो केंद्र राज्य विधायी संबंधों का जो विवरण है वो आपका भाग 11 में दिया गया है। ठीक है, आगे है कि जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो जल संबंधी विवादों का जो न्याय निर्णय होता है वो आपका अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के द्वारा की जाती है। आगे है आपका कि यह सुझाव की समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए। तो ये किसने कहा था, तो ये आपकी राजमन्नार समिति ने कहा था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो राज्य मंत्री परिषद है उनके पद धारित करने से संबंधित जो प्रावधान है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका 256 से 263 अनुच्छेद में है। ठीक है, आगे हम रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो आपका इंटर स्टेट काउंसलिंग है उसका जो गठन है वो आपका अनुच्छेद 263 के अंतर्गत
आता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, इसी में हम आपका आगे है कि तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक आपकी जो हुई थी वो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ठीक है, अब ये आपका राज्य संघ राज्य संबंध दिया गया है जो कि भाग 11-12 है। अनुच्छेद आपका 245 से 293 तक है। इसमें आप पूरा देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, पूरा इसमें विवरण दिया गया है। इसी के साथ आपका है कि केंद्र राज्य संबंधों में जो सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राज्य मन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सहकारिता आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पूरा डिटेल में चाहिए है तो आप इसकी पूरी पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल जो आपकी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा आपात उपबंध। तो आपात उपबंध से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कल आपको कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।